हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइट डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। आज का जो हमारा वीडियो है वो एमपीसी 001 की पूरी सीरीज का लास्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 4 के कुछ रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। आप प्रीवियस में ब्लॉक्स तक पढ़ के आए थे, सारे ब्लॉक्स आपने पढ़े थे। आज हम 4.10, 11, 12 एंड 13 यानी 13th टॉपिक तक हम पूरा कवर करेंगे। चारों टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शनल फिक्सनेस है, जो पूछा जाता है। मैं भी उसी तरीके से आज के इस वीडियो में इसको पूरे वीडियो को सम अप करूंगी, बचे हुए टॉपिक्स को कवर करूंगी। तो बिना किसी डिले के चलिए क्विकली आ जाते हैं हम 4.10 यानी टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करती हैं। हम इस यूनिट में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स या कैसे कैसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन ऑब्स्टिकल से हम निकल कैसे सकते हैं। उसी के बारे में जो है हमारा आज का पोर्शन रहेगा, जिसमें अभी हम और आगे बढ़ेंगे। अभी तुम काफी पीछे हैं मेरे ख्याल से, अभी काफी आगे आना है। अभी तो पेज नंबर 9 पर ही हैं हम। तो क्विकली हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो एंड है आज एमपीसी 001 का, और ये ब्लॉक्स आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, काफी इंपॉर्टेंट हैं। इनको मैंने बताया भी था आपको, अगर ध्यान होगा और नोट्स के हिसाब से आप पढ़ रहे होंगे। चलिए, काफी लंबी स्क्रॉलिंग करवा दी आज। खैर, अब हम आ गए हैं जहां पे हमें पहुंचना है, टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज दैट एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। बहुत सारी ऐसी टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनकी हेल्प से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक हमारे अंदर इननेट टेंडेंसी की तरह से डेवलप्ड हो जाती है ओवर टाइम, लेकिन एक स्किल की तरह भी होता है, क्योंकि जब आप डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी देखते हैं। तो यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक स्किल की तरह होता है, लेकिन उस स्किल को एनहांस कैसे किया जाए। अगर कोई भी स्किल किसी पर्सन के अंदर है तो डेफिनेटली उसे एनहांस किया जा सकता है। तो ये भी इसका भी एनहांस किया जा सकता है। कैसे? देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज दैट कैन ओवरकम डिफिकल्टीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले तो है पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज विच आर टीचर सेंटर्ड मेथड, एंड मेथोडोलॉजिकल स्ट्रेटजीज विच टेंड टू बी लर्नर सेंटर्ड। कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी होंगी जिसमें टीचर का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, फोकस ज्यादा होगा, और दूसरा ऐसा है जो लर्नर सेंटर्ड होंगी, यानी सीखने वाले पर होंगी। लेकिन इसमें हमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो एफर्ट्स हैं वो केवल टीचर या लर्नर की तरफ से होंगे, जो आउटकम है वो लर्नर के लिए ही होगा। टीचर को अपने स्किल एनहांस नहीं करने हैं यहाँ पे, वो बच्चे के अंदर या जो लर्नर है उसके स्किल्स को एनहांस करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? सम पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज allow the teacher to address the emotional, psychological and cognitive barriers to problem solving simultaneously. जैसे कि क्लास के पहले दिन टीचर could have open discussion about the nature of the course material, encourage students to voice their fears and concern about it. This approach helps create a comfortable learning environment. क्लास डिस्कशन जो होते हैं, इस तरीके की चीजें जब टीचर्स कराते हैं तो उससे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। One effective strategy is that active involvement is critical in developing problem solving skills, and thus student learning groups can be used to promote active experimentation with problem. यहाँ पे समझाने की जो बात हो रही है वो मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको फटाफट से पहले, कि देखिए क्या होता है कि जब टीचर बच्चों को प्रमोट करते हैं, इन व्हाट सेंस? प्रमोशन का मतलब हो गया एनकरेज करना। इस तरह से एनकरेज करते हैं कि वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में अपना जो भी दिमाग है वो लगाने की कोशिश करे, जितना भी वो जानते हैं, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और ये टीचर सेंटर्ड इसीलिए है क्योंकि टीचर अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा है लर्नर पर, राइट? इसीलिए हम इसको टीचर सेंटर्ड कह रहे हैं पेडागोजिकल को। तो जब टीचर इस तरीके के एफर्ट्स करते हैं तो लर्नर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। इससे धीरे धीरे इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होना शुरू होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने टीचर्स को क्रेडिट देते हैं कि मेरे टीचर ने मुझे लाइफ के इस फेज में इस तरह से चीजों को बेटर बनाने में हेल्प करी, वरना मैं शायद ऐसा नहीं कर पाता। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर्स ने कुछ ना कुछ ऐसा पुश किया होता है उनको लाइफ में, जिसको वो एक्सेप्ट करते हैं और जिसको उन्होंने फॉलो किया होता है। तो इसी तरीके की स्ट्रेटेजीज जो भी होंगी, वो सारे जितने भी लर्निंग स्टाइल्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो जो टीचर की तरफ से आएंगी वो उसकी कैटेगरी में आ जाएंगी। अब किसी भी तरीके का मेथड यूज किया जाए, कोई ट्रेडिशनल मेथड यूज किया जाए, कैसा भी मेथड यूज किया जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, उसमें 5 पॉइंट्स होते हैं जिनको हम आइडियल एक्रोनिम देते हैं। 5 स्टेप्स यूज होते हैं किसी भी सोल्यूशन स्ट्रेटेजी में। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से डिफाइन और रिप्रेजेंट करना, एक्सप्लोर पॉसिबल सोल्यूशन स्ट्रेटेजीज, जो भी हम उसका सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उन स्ट्रेटेजीज पे एक्ट करना, और वापस देखकर उसको इवैल्यूएशन भी करना कि जो चीजें हम लेकर चल रहे थे वो सही भी चल रही हैं या नहीं, इवैल्यूएशन करना। तो आइडियल की ये फुल फॉर्म है, ये एक जनरल है, आप समझ सकते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अब आता है प्रमोटिंग ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का प्रमोशन करना मतलब ऐसी टेक्निक्स को बच्चों के अंदर इनकलकेट किया जाए कि वो चीजें लाइफ में आगे ट्रांसफर हो या फिर एज एन एक्सपीरियंस हो जाए। ट्रांसफर का मतलब ये है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई एक्सपीरियंस हमारे पास स्टोर्ड रहता है
तो हम उसकी हेल्प से आगे चीजों को सॉल्व करते हैं। तो वही चीज ये भी कहते हैं कि कोई सक्सेसफुल ट्रांसफर तब होगा, इट इज एसेंशियल फॉर पर्सन टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम, मतलब हमने किस बेसिस पर, क्या वो चीज कॉमन थी जिसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट सिमिलर सिचुएशन में। कुछ तो ऐसा होगा ना, कभी भी दो सिचुएशन एग्जैक्ट सेम तो होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो हमने प्रीवियस सिचुएशन में ऐसा कुछ देखा होता है उसका लॉजिक लगाते हैं। तो वो लॉजिक हम लगा पाने की जो योग्यता है, कैपेबिलिटी है, उसी को हम कह रहे हैं कि ट्रांसफर कर पाना अपने एक्सपीरियंसेस का। तो ये भी एक जरूरी चीज होती है जिसकी हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, यानी स्किल में ये काउंट हो जाता है। डायलॉग की बात करें तो कई बार प्रॉब्लम्स में क्या होता है, कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं। मतलब मैं कई बार ऐसा कहती हूँ, आप लोगों से बताती हूँ कि हमें ये जानना जरूरी होता है लाइफ में कि हमें क्या करना है, मगर जब हम ये जानते हैं क्या नहीं करना है, तो जो हम क्या करना है वाला पार्ट है ना, वो हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि जब हमारे पास लाइफ में कुछ बेटर एक्सपीरियंसेस होते हैं तो हम बहुत ही सोच समझ के चलते हैं, बहुत चीजों को बहुत ज्यादा फिल्टर करके 2 बार 3 बार सोचते हैं उन चीजों पर। ये हम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि क्या नहीं करना है का एक्सपीरियंस हमारे पास है। तो कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस आती है जो एक दूसरे की जस्ट ऑपोजिट होती हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है जिसका ऑपोजिट हमें किसी सिचुएशन में यूज करना है, तो वो यूज करने के लिए ये वाला स्किल हमारी जरूरत पड़ेगी, डायलॉग जिसको बोलते हैं, कि हम किसी भी सिचुएशन में ऐसी कोई स्ट्रेटेजी प्लान करें जो हमारे ऑपोजिट सिचुएशन में भी काम आ सके, मतलब उसका ऑपोजिट हम यूज कर सकें। तो इस तरीके से लिखा है कि चूजिंग प्रॉब्लम्स विच इवॉल्व फ्रॉम सिंपल एंड वेल डिफाइंड टू कॉम्प्लेक्स एंड इल डिफाइंड विल हेल्प पीपल टू डेवलप ट्रांसफर स्किल्स। यहाँ पे ट्रांसफर स्किल्स का भी यूज होता है। जाहिर सी बात है, मैंने उनको बताया ट्रांसफर क्यों यूज होगा, क्योंकि कुछ तो हम यूज कर ही रहे हैं प्रीवियस से। ओके, तो ये लिखा है कि टू डेवलप बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सन शुड बी हेल्प टू ओवरकम बोथ इमोशनल एंड कॉग्निटिव बैरियर। दोनों ही तरीके के बैरियर्स को रिमूव करने की कैपेसिटी पर्सन के अंदर होनी चाहिए, और तभी हम यूज कर सकते हैं। तो कोई भी पेडागोजिकल या मेथोडोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज हम यूज करें, हर पर्सन को अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को इंक्रीज करना है, इस स्किल को एनहांस करना है विद टाइम, जो भी उनके पास दूसरे स्किल्स हैं उनकी हेल्प से। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आइडियल के बारे में एक नोट दिया हुआ है। आते हैं फंक्शनल फिक्सनेस की तरफ। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के जितने टॉपिक्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और ये पूछा गया है सेक्शन बी में कई बार। तो आप इसको सेक्शन बी के हिसाब से इसकी लेंथ को समझते हुए प्रिपेयर करेंगे। लॉन्ग में नहीं पूछा जाता है, लॉन्ग के लिए बहुत टॉपिक है यहाँ पे, तो लॉन्ग में नहीं पूछा जाता, लेकिन 3 मार्कर में भी हो सकता है कि 3 मार्कर में भी ये क्वेश्चन कहीं हिसाब से टकरा जाए, तो आपको उसे पढ़ना होगा। अब है क्या ये फंक्शनल फिक्सनेस, इसको समझते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिससे होता क्या है कि हम किसी एक चीज का एक ही यूज समझते हैं या बच्चों को समझाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ए फॉर एप्पल। छोटे बच्चों को बताते हैं ना, तो उनको लगता है कि ए से तो सिर्फ एप्पल ही होता है, पर ये हालांकि बहुत बेसिक बात हो गई। इसको एग्जाम्पल भी मैं नहीं कहना चाहूंगी यहाँ पे, लेकिन हाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ से ध्यान आ गई। जैसे मैंने एक बार अपनी क्लास में पूछ लिया था बच्चों से, बॉयज के जो आंसर होते हैं कुछ ज्यादा इनोवेटिव हो जाते हैं। एक बार मैंने पूछ लिया, यही टॉपिक समझा रही थी कि दूसरे क्लास में मैंने पूछ लिया बच्चे से कि बताइए जो नाइफ है उसका क्या यूज हो सकता है। अगर आप सोचेंगे तो क्या नाइफ का क्या यूज होता है, तो एक जनरल आंसर था कि नाइफ से हम कट करते हैं, राइट। तो वो क्यूरियस बच्चा जो था मेरी क्लास का, वो मेल पर्सन था, उसने ये आंसर किया कि मैम चाकू से तो हम किसी का मर्डर भी करते हैं, तो वो भी एक बड़ा काम है, मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, ऐसा होता है। तो किसी भी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो कोई एक चीज तो ऐसी होती है जो उसको हाईलाइट करती है। अब अगर नाइफ की बात करेंगे तो पहले मर्डर माइंड में नहीं आएगा, तो एक एक्सेप्शन था जो उसने इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया। बट जोक्स अपार्ट, जो अगर हम नाइफ की बात करें तो पहले उसके बारे में कटिंग का ही हम आता है हमारे माइंड में, या हम बच्चे को भी कहते हैं ना, उसे छुओ मत हाथ कट जाएगा, कहते हैं ना, मतलब नाइफ का जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो कटिंग से ले रहे हैं। जबकि हर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके मल्टीपल पर्पसेस हो सकते हैं। किसी भी चीज की बात कर रही हूँ, अभी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ यहाँ पे किसी और चीज की। वैसे आप इसकी अभी मेरे एग्जाम्पल से आप फंक्शनल और फिक्सनेस को अगर इन दोनों वर्ड पे फोकस करेंगे तो अब तक आपके भी माइंड में मेरी बात का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, लेकिन नहीं हुआ है तो मैं हूं समझाने के लिए, डोंट वरी। तो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ अभी नाइफ वाले एग्जाम्पल से, ऐसा किसी भी चीज के केस में होता है। जैसे अगर मैंने चेयर बोला तो आपके माइंड में उस चेयर का थॉट क्या आएगा कि चेयर में बैठते हैं, यही तो थॉट आएगा। अब कभी कभी हम उस चेयर पे चढ़ के कुछ ऊपर से भी निकाल लेते हैं, घर में ऐसा भी होता है, कई बार जरूरत होती है तो हम उसको हाइट के चीज के लिए भी यूज करते हैं। ऐसा हर चीज के साथ होता है। हम मोबाइल फोन का एग्जांपल लेने वाली थी पर नहीं लूंगी, उसके तो मल्टीपल पर्पसेस होते हैं। कोई भी और दूसरी चीज आप ले लीजिए, जनरली अगर हम बात करें तो हर चीज का एक ही पर्पस निकल कर आता है, ऐसा हमें फील होता है, ऐसा किसी भी चीज के बारे में फील होता है। फंक्शनल मतलब उसकी फंक्शनैलिटी किसी भी चीज की, फिक्सनेस का मतलब हो गया फिक्स होना, मतलब एक ही चीज पर फिक्स होना।
ये कहलाता है फंक्शनल फिक्सनेस। ये एक टाइप का माइंडसेट है कि मैंने आपको बोला कि चेयर का क्या रोल है, चेयर का रोल है सिटिंग के लिए, यही है, अगर देखा जाए तो मेजरली यही है। तो आपके माइंड में क्या है, ये एक माइंडसेट है कि चेयर का वही यूज है। तो कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए गए यहाँ पर, और उन एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से ये पता चला कि लोग जो हैं वो यही थॉट रखते हैं, उनका माइंड फिक्स है, उनके माइंड सेट बने हुए हैं किसी भी चीज को लेकर, और वो उससे दूसरी कोई चीज नहीं सोचते। इसी को हम कहते हैं फंक्शनल फिक्सनेस। सिंपल हो गया, वर्ड से भी इसका मीनिंग बड़ा अच्छे से क्लियर हो रहा है। जैसे अगर हैमर की बात करें, यहाँ पे इन्होंने भी ऐसा कुछ कहा है कि हैमर है, तो हैमर से क्या हम नेल्स को वो करते हैं, और कोई भी चीज ले ले हम। तो functional fixedness discovered by Dunkner refers to the tendency to see objects as having only a single typical use। हर पर्सन जो है वो ऐसा ही सोचता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सिंगल के यूज के लिए होता है। We categorize object based on their functional features as well as their features. Generally the prototypical function dominates the way we think। हम जिस तरह से सोचते हैं, मतलब अगर मैं नाइफ वाला एग्जांपल रिपीट करूं, तो अगर यही क्वेश्चन मैं किसी क्रिमिनल से पूछूं तो वो शायद नाइफ को कटिंग के काम के लिए पहले नहीं बताएगा। उसके माइंड में तो यही आएगा ना कि हाँ, नाइफ से क्या करते हैं, नाइफ से मर्डर कर देते हैं। तो क्या है कि जो भी हमारा यूज है हम उसको सोचते हुए बात करते हैं। ये भी तो एक सच है कि हम किचन में कुक है, या आप अपनी मदर से पूछेंगे तो वो थोड़ी मर्डर का एग्जाम्पल आपको देंगी, वो कहेंगे इससे कटिंग करते हैं। तो यही चीज है कि कोई भी जो भी डोमिनेट जिस तरीके से हम सोचते हैं, हमारा माइंड जिस तरह से फिक्स है, हम उसी तरीके से आंसर करते हैं। ये जो क्रिमिनल वाला जो हमारा पॉइंट है, नाइफ वाला, ये जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे स्टूडेंट की बहुत याद आती है कि उसने जिस तरह से क्वेश्चन रेज किया था, बड़ा ही फनी एनवायरनमेंट हो गया था। लेकिन बात भी ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों के आंसर को कभी भी, या इस तरीके के क्वेश्चन को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बात कई बार बच्चे बहुत सही कह देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे होल्डर्स होते हैं ना, उसमें कुछ चीजों को रख दिया, और ये कहा कि जो उसमें कैंडल्स थी, कुछ कैंडल्स थी, एस्ट्रे थी, बहुत सारी चीजें थी, अभी देखेंगे टिन फॉइल भी थी। तो जो कैंडल्स थी उनको वॉल पे लगाना था। तो अब कैंडल्स को ब्लैंक वॉल पे कैसे लगाया जा सकता है, ये बात नहीं समझ में आई लोगों की कि कैसे करें, इसका क्या करें। तो यहाँ पर जो कैच था कहानी में वो ये था कि जो होल्डर्स थे उनको दीवारों पर स्टिक किया गया, उनको दीवारों पर रखा गया, और फिर कैंडल को लगाया गया। तो पॉइंट क्या निकल कर आया, सबके माइंड में एक ही थॉट ये था कि वो जो होल्डर था जिसमें सामान रख के दिया गया था, वो बस उसी सामान को होल्ड करने के लिए था। जैसे अगर हम पेन होल्डर होता है ना, तो पेन होल्डर में पेन ही रखते हैं, या फिर हम उसमें कुछ और भी रख सकते हैं, या हम उसे ले जाके किचन में भी कुछ और स्पून रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा हम जनरली लोग नहीं करते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट में कहा गया। वैसे लेडीज के बारे में बात नहीं कहा जा सकती, क्योंकि वो तो मल्टीपल यूज बना देती है चीजों के। तो हमारा ये जो फंक्शनल फिक्सनेस है, इस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से उनके लिए सेट नहीं हो रहा है, लेकिन जो इन्होंने कहा है हम उसके हिसाब से बात करें कि एक्सपेरिमेंट में यही हुआ। तो लोग जो थे वो नहीं कर पाए, उस जो होल्डर्स दिए गए थे ना उसका यूज नहीं कर पाए, जबकि उस होल्डर्स का यूज करके वो कैंडल्स को लगा के मल्टीपल वे में उसका यूज कर सकते थे। लेकिन उनके माइंड में क्या था, वो होल्डर तो वो सामान को होल्ड करने के लिए। यही चीज मैं आपको अभी नाइफ और बाकी के एग्जांपल्स में देने की कोशिश कर रही थी। तो यही सारे एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको जब आप और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर एक कॉइन वाला एग्जाम्पल भी है। कई बार आपने देखा होगा ना कि जब हमें किसी चीज में ऑड वन आउट बताना होता है, या एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मैंने खुद भी इसको देखा है कि सब्जी वाले से जब हम सब्जी खरीदते हैं और उनके पास उस पर्टिकुलर का वेट नहीं होता, तो वो उतनी सब्जी का वेट करके, जैसे मान लीजिए आलू हमने लिए और हम 1 किलो आलू हमने लिया और कुछ 1.5 kg का मान लीजिए उनके पास वेट नहीं है, तो क्या करते हैं उस 1 kg को यूज कर लेते हैं, 1 kg को एज अ वेट यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है फंक्शनल फिक्सनेस का, जिसको कॉइन प्रॉब्लम कहते हैं। ये भी एक एक्टिविटी, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, इसको भी आप क्विकली पढ़ सकते हैं। और फंक्शनल फिक्सनेस के तो आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी ज्यादा टाइम मैं नहीं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वही चीज समझा दी, मैं उसी को रिपीट मोड पे नहीं रखना चाहती। अब आते हैं यूजिंग इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इस टॉपिक को भी मैं आपको बहुत अच्छे से भी समझाऊंगी, और फिर आपसे आज मैं आपको बहुत सारा काम देने वाली हूँ पढ़ने के लिए, डोंट वरी। लास्ट पार्ट है तो अब आपको कुछ तो वर्क देके जाऊंगी इस वीडियो के एंड तक। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन अगर हो जाए प्रॉब्लम का, तो वो प्रॉब्लम करती है। जैसे हम जब छोटे थे, मुझे अपने ही टाइम का याद है, हमें एक बड़ी फनी सी पजल, बड़ी स्टूपिड सी पजल दी जाती थी और हम लोग उसको आंसर नहीं कर पाते थे, और हमने भी बहुतों को वो पूछी जाके बाद में कि एक मुर्गी मिट्टी की दीवार पर अंडा देती है तो कितने अंडे होंगे, या कुछ समथिंग लाइक दैट होता था ना। अगर आपने किसी ने कभी सुना हो, आई डोंट नो, नहीं सुना है तो आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं, ये ज्यादा फनी बात है। तो उसमें क्या था, बाद में पता चलता था कि वो तो जो मुर्गी थी वही मिट्टी की थी, है ना। अब ये क्या था, ये रिप्रेजेंटेशन था, वो ट्रिकी वे में पूछा जाता था,
इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था हमारे आगे कि हम उसमें फंस जाएं, और हम उसमें फंस जाते थे। तो वो क्यों ऐसा होता था? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरीके से हमारे सामने पैराफ्रेज किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन अभी ये तो फन वाले वे में मैंने आपको एग्जांपल दिया है समझाने के लिए, लेकिन अगर हमने इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करा है क्वेश्चन का, तो आंसर नहीं आ पाएगा, यानी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। यानी रिप्रेजेंटेशन बड़ा जरूरी है। जिस तरीके से भी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी उसको समझना जरूरी है। इसीलिए हमने शुरुआत में इल स्ट्रक्चर्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन समझे थे। जब क्वेश्चन वेल स्ट्रक्चर्ड होता है तो उसका सोल्यूशन फास्ट भी होता है और सही तरीके से भी हम उस रास्ते पे चल पाते हैं। लेकिन इल स्ट्रक्चर्ड, एक तरीके से इल स्ट्रक्चर्ड को ही आप यहाँ समझ रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जो है अगर वो हमारे सामने इस तरीके से लाई जाती है जिसमें प्रेजेंटेशन उसका ठीक नहीं है, तो वहां पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो यानी कि प्रॉब्लम का जो प्रेजेंटेशन है वो ठीक होना चाहिए। सो फार इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, तो इसीलिए मैंने भी इसको क्विकली आपके आगे इतनी स्पीड में बढ़ा दिया। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही सब एग्जाम्पल देके यहाँ पे किया गया है। आज आपको लगेगा मैं इतनी जल्दी में क्यों हूँ। एक्चुअली मैं भी एमपीसी 1 अब आज खत्म करने के मूड में हूँ और बहुत फास्ट खत्म करने के मूड में हूँ। टू बी ऑनेस्ट उस टॉपिक में ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं स्ट्रेच नहीं करी जबरदस्ती। अब हमारी पूरी एमपीसी 1 का लास्ट टॉपिक आ गया, लैक ऑफ प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज और एक्सपर्टीज। ये सब आप एज एन स्मॉल टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, मैं इसमें से कोई बात नहीं बता रही हूँ जो आपने पढ़ी ना हो। आपको पता है कि अगर हमें प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज ना हो या उस स्किल्स पर एक्सपर्टीज ना हो तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी? ये सभी बातें आपने पहले पढ़ी है, मैं तो बस समराइज कर रही हूँ उसको यहाँ पे एंड पे लाके। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम के क्रॉस आते हैं और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे पास नॉलेज नहीं होती, तो हमारा उस प्रॉब्लम में फंसना तय बात है, हमें कोई नहीं सेव कर सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं प्रॉब्लम के बारे में, जब डिस्क्राइब करते हैं प्रॉब्लम को, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनको गैदर करते हैं, वहां पे हमें बहुत अच्छे से वर्क करना है। और जब हम वहां पे अच्छे से वर्क करेंगे तभी हम, और कुछ हमें चाहिए तो हम लिटरेचर को रिव्यू भी करेंगे। हमें कुछ भी ऐसी चीज चाहिए उससे रिलेटेड तो उसको भी फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद वर्क करेंगे। तो प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज में लैक करना या उसमें एक्सपर्टीज ना होना भी एक प्रॉब्लम हो जाती है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने देती। यही सब बातें अगेन इसमें हैं। ओके, तो एक लाइन लास्ट की जरूर पढ़ूंगी मैं, एक्सपर्टीज बाय इटसेल्फ इज नॉट ऑलवेज इनफ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। Other factors like medical status, mental status and other related aspects can also affect problem solving abilities. किसी भी पर्सन के अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उस टाइम पर उसकी क्या स्टेट है, क्या और प्रॉब्लम्स उसको सराउंड किए हुए हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं। तो क्विकली रीड कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है नहीं, इसीलिए इसको मैं फटाफट से फिनिश कर रही हूँ। तो अब ये जितने भी यहाँ पे आप चीजें देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। और फाइनली एमपीसी 001 का ये पूरा सीरीज खत्म हो चुकी है एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी, क्योंकि अब मुझे एमपीसी 002 स्टार्ट करना है, जो मेरा बहुत फेवरेट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है वो। और उसमें हम थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करेंगे। यहाँ तो हमने 42 वीडियोस में यूनिट एमपीसी 1 को कंप्लीट किया है, लेकिन वहां पे चीजें थोड़ा फास्ट चलेंगी और कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर करूंगी मैं, वो वीडियो में ही बताऊंगी, अभी ज्यादा डिक्लेरेशन नहीं करती हूँ। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।